बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक विशेष टॉपिक के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हैं, साइमन कमीशन के साथ। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके प्रावधान के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर भारत में कैसे प्रशासनिक सुधार हो इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन समय से पूर्व ही ब्रिटिश संसद ने यह सोचा कि भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु और वहाँ संवैधानिक विकास कैसे हो, इसके लिए एक समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए, एक आयोग का गठन होना चाहिए। इधर भारतीय भी प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उससे तंग आ चुके थे, इसलिए ये भी चाह रहे थे कि जल्द से प्रशासनिक सुधार हो। इन्हीं तमाम परिस्थितियों में ब्रिटिश संसद ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया। इस आयोग को 7 सदस्यीय बनाया गया। खास बात ये थी कि तत्कालीन वायसराय इरविन के निर्देशानुसार उसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। ये 7 के 7 सदस्य ब्रिटेन से थे, ब्रिटिश थे, अर्थात कंप्लीट गोरों की फौज थी। इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया, श्वेत आयोग कहा। और इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जॉन साइमन ब्रिटेन के लेबर पार्टी के उदारवादी दल के लीडर थे, तो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे। साइमन जी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई। इसका वास्तविक नाम अगर हम देखें, यूँ तो साइमन आयोग के नाम से इसको ख्याति मिली, लेकिन इसका मूल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। जब इसके गठन की बात 8 नवंबर 1927 को की गई और उसमें किसी भारतीय को नहीं रखा गया, तो उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे मद्रास कांग्रेस का डॉक्टर अंसारी। कांग्रेस अधिवेशन 1927 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता करते हुए अंसारी जी ने स्पष्ट कहा, भारतीयों को ये हक है कि वे अपने राजनीतिक दलों को गोलबंद करें, राजनीतिक दलों का एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करें और अपने देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर विचार करें और संविधान जो बने उसमें भारतीयों की मर्जी हो, भारतीय अपनी इच्छा से बनाए। लिहाजा कह सकते हैं कि एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। साइमन आयोग जो ही भारत आएगा हम उसका विरोध करेंगे। इन्हीं परिस्थितियों में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 के फरवरी महीने की 3 तारीख को। भारत के मुंबई में पहुंचने के साथ साइमन गो बैक के नारों से मुंबई गूंज जाता है। काले झंडा के साथ उनका स्वागत किया जाता है। साइमन कमीशन के सदस्य इसके बाद जहां जहां भी गए इनका विरोध किया गया। मुख्य रूप से जो विरोध करने वाले दल थे उसमें कांग्रेस के अलावे तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में अध्यक्षता में लिबरल फेडरेशन था, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस और हिंदू महासभा थे। इसके अलावे हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जिसमें जिन्ना गुट और उस समय एक सफ़ी गुट, जिन्ना गुट और सफ़ी गुट में वर्गीकृत मुस्लिम लीग था, जिसमें जिन्ना गुट बहुमत वाले गुट थे, ज़्यादा लोग जिन्ना गुट का था। उन्होंने इस आयोग का विरोध किया परंतु सफ़ी गुट ने समर्थन किया। इसके अलावे भी कई दल थे जिसका समर्थन प्राप्त हुआ, छोटे मोटे दल थे। मद्रास की जस्टिस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हो रहा था। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ध्यान में रखना है, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, बहिष्कार नहीं किया था। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन जो तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में था, इन संगठनों ने इसका व्यापक विरोध किया। जहाँ भी गया, मद्रास में टी प्रकाशन के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। लखनऊ में खली कुजम्मा के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ। और हम सब जानते हैं
वो दिल दहला देने वाली घटना इसी आयोग के विरोध प्रदर्शन में लाहौर में लाला जी के ऊपर लाठी चार्ज हुई थी। सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज की गई, जिसके लाठी चार्ज के लगभग 18 दिन बाद पितामह भीष्म की तरह वो मृत्यु शैया पर पड़े, जिंदगी और मौत से जूझते रहे और फिर वह पंजाब केसरी ने अपनी आखिरी सांस लेने से पूर्व एक बात कही थी, मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की हर चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत के निर्माण में एक कील का काम करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस आयोग के विरोध में भारतीय राजनीतिक दल एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि बाद में चल कर के स्वतंत्रता आंदोलन की मांग तेज होती चली गई। तमाम विरोध के बावजूद इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 27 मई 1930 ईस्वी को। 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जो महत्वपूर्ण सुझाव इसने दिया, उसमें एक बात कही गई कि प्रांतों में द्वंद्व शासन समाप्त किया जाए। स्वाभाविक है, इसका स्वागत किया भी गया था। प्रांतों में द्वंद्व शासन समाप्त किया जाए। इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर एक बात और हुई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। विलग कर देने की, अलग करने का सुझाव दिया था इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया था। बर्मा को अलग भी किया गया। फिर उड़ीसा और सिंध को, पंजाब से काट करके सिंध को प्रांत बनाया जाए, बंगाल से काट करके उड़ीसा को बिहार से काट करके उड़ीसा को बनाया जाए, एक प्रांत के रूप में निर्मित किया जाए, ऐसी सिफारिश उसने किया था। इस प्रकार से कई इसकी सिफारिशें थी, जिसको कि 1935 ईस्वी का जब भारत सरकार अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें इस अधिनियम में कुछ बातें कही गई थी। हालांकि बहुतों को नहीं स्वीकारा गया, लेकिन कुछ को स्वीकारा गया। संवैधानिक सुधार की बात की गई थी साइमन आयोग में। इस प्रकार से साइमन कमीशन, जो मूल रूप से व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, जिसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार और प्रशासनिक सुधार का, तमाम विरोधों के बावजूद भी भारत आया, भारत से वापस गया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसके प्रभाव भारत की राजनीति में कालांतर में देखने को मिले। इस आयोग के संदर्भ में सर शिव स्वामी अय्यर ने एक बात कही थी कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक था। यानी अगर हमसे ये जाना जाए कि किसने कहा था साइमन आयोग को कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, सर शिव स्वामी अय्यर ने। एक नज़र फिर से डाल लें, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित यह 7 सदस्यीय आयोग था। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया। ऐसे इसका वास्तविक नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था और यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा। वहीं 8 नवंबर 1927 को गठित हुआ और 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन दिनों 1927 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने करते हुए इस आयोग के भारत में आने पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विशेष टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।